हेलो एस्पिरेंट्स। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक डील करने वाले हैं वो टॉपिक है इलेक्शंस। अभी हम लोगों को पता है कि इन द मंथ ऑफ मई एंड 4th ऑफ जून को हमको इलेक्शंस के रिजल्ट देखने को मिले। तो बहुत चांसेस हैं कि इस साल आपको इलेक्शन के टॉपिक से कहीं ना कहीं प्रीलिम्स एंड मेंस में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना, आने वाले साल पे। तो इसलिए हम लोग आज इलेक्शन को पूरा एक टॉपिक एक क्लास के रूप में देखेंगे, जिसमें वी विल सी कि क्या क्या हाउ इलेक्शन टुक प्लेस, कैसे इलेक्शन होते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम नोटिफिकेशन टू द रिजल्ट, उसके बीच में क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद हम लोग और देखेंगे क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आ सकती हैं क्वेश्चन। तो वो सारी चीजें हम लोग आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सो द टॉपिक ऑफ टुडे इज जनरल इलेक्शन 2024। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब जनरल इलेक्शन के बारे में मैं पूरी चीजें बताने के पहले आपको ये बता देता हूँ हिस्ट्री ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया में जो इलेक्शन का हिस्ट्री है वो कहां से आता है। सबसे पहले हम लोग वो बैकड्रॉप देख लेते हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो क्लास में हमको पढ़ना है। तो देखिए, जनरल इलेक्शन इंडिया में पहली बार कब हुआ था। तो आप देख रहे होंगे ये स्क्रीन पे जो फोटो है आपका, वो पहले जनरल इलेक्शन के वोटिंग के टाइम पे बैलेट पेपर को ये जो इलेक्टर है वो अपने इलेक्शन का वोट कर रहा है। तो ये इलेक्शन कंट्री में पहली बार हुआ था इन 1951 एंड 52 में। ठीक है, तो 1951 में जो मंथ था वो था 25, जो पहला इलेक्शन जो स्टार्ट हुआ था वो था 25 ऑफ अक्टूबर 1951 को। और आखिरी इलेक्शन जो होता है आपका, आखिरी जो वोटिंग होती है, जो आखिरी आपका डिक्लेरेशन होता है, वो होता है आपका 21 ऑफ फरवरी 1952। तो उस टाइम इलेक्शन कहां से कहां चले, तो अक्टूबर का आखिरी वीक, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी। बहुत ही लंबा इलेक्शन था क्योंकि इट वाज द फर्स्ट टाइम एंड द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड वाज गोइंग टू वोट। ठीक है, बहुत ही जो टेरेन थे, उन सारे टेरेन पे पहुंच पाना, उन जगहों पे इलेक्शन कराना वाज अ वेरी टफ टास्क। ठीक है, चलिए, उस पर्टिकुलर टाइम में आप लोगों को पता होना चाहिए कि 17.32 करोड़ वोटर वर देयर। 17.32 करोड़ वोटर्स ने वोट किया था उस जनरल इलेक्शन, वोटर्स थे उस जनरल इलेक्शन में वोट करने वाले। और आपको ये पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम पे 21 इयर्स वाज द एडल्ट फ्रेंचाइज एज। मतलब 21, जैसे आज की डेट में, आज जो हम लोगों ने इलेक्शन देखा, इसमें 18 प्लस, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, वुमेन एंड मेन आर अलाउड टू वोट। ठीक है, वो एडल्ट फ्रेंचाइज है जो कि 1989 में 21 ईयर्स से कम कर दी गई थी 18 पे। बट जब हमारे देश में पहला फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, उस पर्टिकुलर टाइम पे 21 ईयर एज थी आपकी, किसकी, एडल्ट फ्रेंचाइज की। ठीक है, वोटिंग करने के लिए आपको 21 ईयर्स ऑफ एज का होना जरूरी था, तभी आपका नाम जो है वो एक इलेक्टोरल लिस्ट पे आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसको पार्लियामेंट ने 1950 में पास किया था, जिसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसको और क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रोपा। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 पावर देता है और हमको बताता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस, जो मैंने बताया एडल्ट फ्रेंचाइज जो 21 इयर्स की एज है, वो कहां से पता चलता है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में वो जो आपका वोटर के क्वालिफिकेशन क्या क्या होने चाहिए, दैट इज द एज लिमिट, वो यहां पे आपके प्रिस्क्राइब हैं। ठीक है, ऑल्सो हाउ द इलेक्शन मशीनरी विल वर्क, इलेक्शन कैसे टुक प्लेस होंगे, वो सारी चीजें आपको किसमें दी गई हैं, तो वो आपको दी गई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, चलिए, इसी से आपका फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया जाता है 1950 में, जिसके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होते हैं, तो सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, ऑल्सो आप लोगों को पता होना चाहिए उस टाइम पे कलर्ड बैलेट बॉक्स यूज हुए थे। ठीक है, एक्चुअली में कलर्ड बैलेट बॉक्स यूज करने थे उस पर्टिकुलर टाइम में डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए। ठीक, उस पर्टिकुलर टाइम पे 1 रुपए का, जो आप लोगों ने देखा 1 रुपए का जो नोट होता है, उस साइज का पिंक कलर का बैलेट होता था। ठीक है, पिंक कलर का
क्या होता था, बैलेट पेपर होता था और उस पर लिखा होता था क्या, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश है तो एपी, वैसे ही आपका जैसे यूपी है तो उत्तर प्रदेश यूपी, वैसा लिखा होता था उस पर्टिकुलर पिंक कागज में। और उस पिंक कागज को फोल्ड करके जिस भी आपको कैंडिडेट को वोट करना था, जैसे देख रहे होंगे आप, ये एक डब्बा, ये बक्सा रखा हुआ है, यही एक बैलेट बॉक्स है, ये सारे अलग अलग कैंडिडेट के यहाँ पे क्या बने हुए हैं, इलेक्शन सिंबल, जो आपकी सिंबल है वो सिंबल बने हुए हैं। तो यहाँ पे ऊपर पे ही आपको ये देखिए, हाथ में पकड़े पिंक इन कलर है और यही इसी को ये डाल रहे हैं जिनको भी इनको वोट करना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और आप देख सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में इलेक्शन के कैसे कैंपेनिंग होती थी। देखिए इलेक्शन कैंपेनिंग उस टाइम, ये बैलगाड़ी का आप फोटो देख रहे हैं, नेहरू जी का फोटो है आपके पीछे है, तो ये आपको मैं फोटोज दिखा रहा हूं। दीज आर द हिस्टोरिकल इमेजेस रिलेटेड टू द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ इंडिया, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑल्सो आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा उस टाइम पे डेमोक्रेसी जब हमको मिली, जब देश आजाद हुआ, तो पहले जनरल इलेक्शन में पहुंचने के लिए जो आज कैंपेनिंग करनी पड़ती है, घर से निकलिए वोट करिए, हर एक वोट है जरूरी, जो गवर्नमेंट बोलती है, सब लोग बोलते हैं कि वोट करिए, आप देख रहे होंगे उस टाइम पे ये एक ओल्ड एज आदमी को लेके आ रहे हैं और ही इज गोइंग टू वोट देयर। तो ये होना चाहिए आज की भी डेट में। तो ये आपको डेमोक्रेसी दिख रहा है कि कैसे, कितनी मेहनत से हमको डेमोक्रेसी, देश को आजादी मिली थी। सो द पीपल वर ईगर टू वोट, ठीक है। जो उत्सुकता है आप देख रहे हैं, इमेज में आपको दिख रही होगी। तो हम लोगों ने कहां तक देखा था, हाँ, कलर्ड बैलेट बॉक्स, ऑल्सो 53 पॉलिटिकल पार्टीज वहां उस पार्टी जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, जिनमें की 14 नेशनल पार्टी होती हैं उस टाइम, ठीक है। और 489 सीट्स के लिए इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया, बैकड्रॉप एंड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन दैट वर टुक प्लेस इन 1951 टू 52, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इलेक्शंस होते कैसे हैं, ये सारी चीजों को हम समझना चाहेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग इस क्लास को इन 21 टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे, अब आने वाले पूरे जो पूरा क्लास है उसको, इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है इलेक्शन। आपको इस क्लास के बाद इलेक्शन के बारे में A to Z पूरा नॉलेज होगा, ट्रस्ट में। इलेक्शन से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे आपके, इलेक्शन के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे और आपको इलेक्शन के बारे में थ्रूली नॉलेज होगा कि जनरल इलेक्शन इंडिया में होते कैसे हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे टॉपिक्स जो आपके स्क्रीन पे है, ये सारे टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे, दैट दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू द इलेक्शन, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर इलेक्शंस। तो व्हाट आर इलेक्शंस, तो इलेक्शंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले, इलेक्शंस कैन बी डिफाइंड एज द फॉर्मल प्रोसेस बाय विच सिटीजन ऑफ कंट्री और पॉलिटिकल एंटिटी सच एज स्टेट और लोकल गवर्नमेंट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव और लीडर थ्रू वोटिंग। इलेक्शंस में होता क्या है, एमपीज के इलेक्शन, पार्षद का इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, जो भी इलेक्शन हो, उसमें उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग अपने लीडर को चूज करते हैं बाय गिविंग देयर एसेंट थ्रू द वोट, ठीक है। तो यही इलेक्शंस हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। इतना ही हमको जानना है और ज्यादा जानना नहीं है इसमें, कि ये जनरल चीज है, ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्शन प्रोसेसेस इन इंडिया, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग थ्रू रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोटिंग, ठीक है, थ्रू पॉपुलर सॉवरेनिटी, ठीक है। द नेक्स्ट इज द इलेक्शन प्रोसेस। सेकेंड आप लिख सकते हैं क्या, इलेक्शन प्रोसेस। तो अब इलेक्शन का प्रोसेस कैसे डिफाइन होगा, तो यहां पे कैसे कंडक्ट होगा इलेक्शन, ठीक है, कैसे कंडक्ट होगा, कैसे चूज करेंगे हम लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या मेजर्स होंगे, लीगल क्या क्या मेजर्स होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे अब इलेक्शन प्रोसेस में, जो अभी आएंगे सारे। और क्या देखेंगे कि अनाउंसमेंट कब होता है इलेक्शन का, नोटिफिकेशन कब आता है इलेक्शंस का, नॉमिनेशन कब फाइल करते हैं, ओथ कौन लेता है, कैंपेनिंग क्या होती है, पॉलिसीज क्या होती है, पोलिंग क्या होता है, एंड मीडिया का क्या रोल है, ठीक है। तो देखते हैं अब सबसे पहले टाइम ऑफ द इलेक्शन। हम लोग यहां पे देखना चाहेंगे टाइम ऑफ इलेक्शन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका इलेक्शन है, वो कोई भी लोकसभा का जो टर्म होता है वो टोटल होता है आपका 5 इयर्स के लिए। जैसे कि अभी का जो था 2019 में लास्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, और अभी जो जनरल इलेक्शन हुआ 2024 का, तो इसके बीच में गैप आपका है 5 ईयर। जब 5 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली आपको उस 5 ईयर टर्म्स के कंप्लीशन या डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा के बाद 6 महीने का टाइम मिलता है। इन 6 मंथ्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज टू
अगेन गेट द जनरल इलेक्शन डन। ठीक है, तो जनरल इलेक्शन आपके 5 साल खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर इलेक्शंस करवाने होते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं राजीव कुमार जी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे आपके, कब, अभी जब इलेक्शंस हुए हमारे उस टाइम पे, उसके पहले। तो ये जो आपका होता है, इसके बाद क्या स्टेप आता है आपका, तो यहां पे आप लिख सकते हैं अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल। अब यहां पे क्या होता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका अनाउंस होता है कि इस पर्टिकुलर डेट से इस पर्टिकुलर डेट तक इलेक्शंस होंगे, इतने इतने चरण में इलेक्शंस होंगे, और इस दिन एक पर्टिकुलर डेट, जो इस पर्टिकुलर इलेक्शन में 4th ऑफ जून था, इस दिन क्या होगा, इस दिन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये कौन करता है, ये नोटिफिकेशन कौन अनाउंस करती है, अनाउंसमेंट कौन करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर करते हैं। ठीक है, नाउ आपको इसके बाद ये पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे इस चीज में मैंने एक चीज बताना आपको भूल गया, ये देखिए मैंने क्या बताया आप लोगों को, 6 मंथ्स के अंदर अगर 5 ईयर का टर्म कंप्लीट हो जाए। दूसरा मैंने बोला था डिसोल्यूशन। ठीक है, तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, अंडर आर्टिकल 84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ही ऑथोराइजेज टू डिसॉल्व एनी टाइम, ही कैन ऑथराइज, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी टाइम पे उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली द पीपल ऑफ द लोकसभा के जो लीडर हैं या कोई भी लोग हैं, या फिर आपके इन जनरल इलेक्शन जो आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होते हैं, जो जो आपके विधानसभा के लिए होते हैं, उसमें जो गवर्नर है अंडर आर्टिकल 174 क्या कर सकते हैं, आपके वापस से इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को कमांड कर सकते हैं। ठीक है, अगर लगता है, क्या होता है देखिए, कभी कभी क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, और नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आता है पार्लियामेंट में, इन केस नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है आपका पास हो जाता है, तब क्या होगा, प्रेसिडेंट को ये पता चलेगा कि जो द गवर्नमेंट, द चूजन गवर्नमेंट विच इज सिटिंग, और द लीडर ऑफ द हाउस जो वहां पे है उस चूजन गवर्नमेंट के, ही इज नॉट हैविंग द पीपल ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन देम, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तब ये अंडर आर्टिकल 85 जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या बोलेंगे इलेक्शन कमीशन को, कि वापस से इलेक्शन कराया जाए। तो यही है आपका डिसोल्यूशन, डिसॉल्व करके इलेक्शन कराया जाएगा, और स्टेट में किस में होगा, आर्टिकल 174 के अंदर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, आर्टिकल 85, आर्टिकल 174, याद रखिएगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज हम लोग कहां थे, हाँ, ये टाइम पे अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन वी हैव सीन। अब जो अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन कौन करता है, तो आपको क्वेश्चन में आएगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू वो करते हैं। अब इसमें वो क्या क्या बताएंगे अनाउंसमेंट के टाइम की, डेट क्या रहेगा फाइलिंग का, किसका, नॉमिनेशन फाइलिंग का, कब एक्सेप्ट करेगी आरओ, कब तक वहां पे आरओ रिजेक्ट कर सकते हैं, वापस से आपका इलेक्शन कौन कौन से डेट में होंगे, जैसे कि इस पर्टिकुलर जनरल इलेक्शन में हमारे जो थे वो 7 फेसेस में हुए, क्या हुए थे, 7 फेसेस में इलेक्शन टुक प्लेस हुए। तो ये जिस दिन अनाउंस हुआ था इलेक्शन, उसी दिन हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बता दिया था कि 19th ऑफ अप्रैल में फर्स्ट फेस होगा, 26th ऑफ अप्रैल में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और आखिरी जो था आपका कब हुआ था, 1 जून को आखिरी जो फेज है उसका इलेक्शन हुआ, जो वोटिंग हुई, एंड द रिजल्ट ऑफ द होल इंडिया केम इन 4th ऑफ जून, जिस 4th ऑफ जून में हम लोगों ने फिर क्या देखा, नया गवर्नमेंट बनते हुए देखा। तो ये आपको क्या कब ये मालूम पड़ जाता है, जिस दिन नोटिफिकेशन, जिस दिन अनाउंसमेंट होता है इलेक्शन का। ऑल्सो अगर क्वेश्चन में आता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम बोलते हैं आचार संहिता, तो आचार संहिता कब लगती है, आचार संहिता आपकी जिस पर्टिकुलर टाइम में इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जैसे ही डिक्लेयर करता है डेट्स ऑफ द इलेक्शन जिस दिन डिक्लेयर होते हैं, उसी दिन आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। मतलब कि आचार संहिता कब लगता है, जिस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स बैठ के क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे ही अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद ही आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू फोर्स। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग वी विल सी द नेक्स्ट थिंग, दैट इज, हमने देख लिया इशू ऑफ नोटिफिकेशन देख लिया। द नेक्स्ट थिंग इज फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन बाय कैंडिडेट। तो यहां पे आप देख रहे हैं क्या, फाइलिंग ऑफ
नॉमिनेशन बाय कैंडिडेट्स। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी हैं ये, और ये आपको दिख रहे होंगे, ये वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर हैं जो कि होते हैं जनरली आईएएस है वहां के, ये होंगे वाराणसी के आईएएस। और ये मोदी जी कौन है? मोदी जी उस पर्टिकुलर टाइम पे कैंडिडेट थे किसके? वाराणसी के। तो ही इज सबमिटिंग, इन्होंने यहाँ पे सबमिट किया है अपना क्या, ये देखिए, ये जो आपको आरओ के हाथ में दिख रहा है ये क्या है? पेपर। यही पेपर को ये सबमिट कर रहे हैं, और ये पेपर क्या है इनका? नॉमिनेशन है, फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन। जो फॉर्म होता है फिलअप करके, जो जिसको लोग सेकंड करके देते हैं, मतलब साइन करके देते हैं, उस पर्टिकुलर फॉर्म को ये देख रहे हैं कौन? रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ वाराणसी। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप ये हाथ में, तो ये ओथ एंड अफर्मेशन जो अगला टॉपिक है, ओथ, जो हर कैंडिडेट है उसको रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ओथ लेना होता है खुद से, तो ये ओथ ले रहे हैं अभी मोदी जी। ठीक है, तो ये आपका है नेक्स्ट पार्ट, जिसमें इलेक्शन में क्या होता है? फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन, जिसमें क्या होता है? कैंडिडेट फाइल करता है नॉमिनेशन, आरओ स्क्रूटनाइज करते हैं नॉमिनेशन को, और 2 दिन होता है। अगर जैसे मान के चलिए कोई कैंडिडेट है, उसका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया, एक तो कहीं गलतियां हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा सीधा। अगर एक्सेप्ट हो गया तो उनके पास 2 दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं, 2 days आफ्टर द आरओ हैज स्क्रूटाइज द फॉर्म्स, उस टाइम 2 दिन में वो क्या है? अपना अपना जो नॉमिनेशन फाइल उन्होंने किया वो वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ द नेक्स्ट स्टेप इज ओथ एंड अफर्मेशन। तो अभी ये ओथ ले रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं ये जनरल इलेक्शन 2024 का इमेज है। देन द नेक्स्ट इज इलेक्शन कैंपेन। ये आप देख रहे हैं, कौन दिख रहा है आपको? राहुल गांधी दिख रहे हैं, और आपको दिख रहे हैं अखिलेश यादव। और यूपी में देख रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं? अपने इलेक्शन का कैंपेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्शन कैंपेन इस नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिसमें जो आपके नेता होते हैं, जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्युएंसीज में जाके अपने मैनिफेस्टो जो होते हैं उसको लोगों को बताना चालू करते हैं और इलेक्शन के कैंपेन करते हैं। ठीक है, तो अब जब मैंने बोला इलेक्शन कैंपेन, तो इलेक्शन कैंपेन के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी जिसपे इलेक्शन लड़े जाते हैं? वो होता है आपका इलेक्शन में मैनिफेस्टो। तो सब सारी पार्टियां, जो जो नेशनल पार्टियां हैं, जो भी आपकी पार्टियां हैं, वो निकालती है क्या? मैनिफेस्टो। तो ये इस साल का आप देख रहे हैं, एक आई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो है मोदी की गारंटी 2024, एंड जो कांग्रेस ने निकाला था वो था न्याय पत्र। ठीक है, तो ये ऐसा आपका आता है मैनिफेस्टो, जिसमें वो सारी बताते हैं चीजें। क्या क्या बताते हैं आपको इलेक्शन मैनिफेस्टो में? तो वो ये बताते हैं, क्या बताते हैं? पहली बात तो ये क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टीज है। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है। इसमें ये बताते हैं क्या क्या पॉलिसीज वो लाएंगे अगर उनके इलेक्शन में जीतते हैं, तो क्या क्या प्रोग्राम्स वो रन करेंगे आपके लिए, क्या क्या जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं प्रोमिसेस करते हैं इन इलेक्शन मैनिफेस्टो में। इसके साथ दे शेयर द विजन ऑफ देयर पार्टी एंड देयर देयर पीपल, जो देयर उनके पॉलिटिकल जो नेता है उनकी जो है विजन क्या है उनके पर्टिकुलर। इसके साथ प्रायोरिटीज बताते हैं, प्रायोरिटीज क्या है उसके, जैसे फार्मर्स, अग्निवीर, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम जो चला था पूरे इस पर्टिकुलर इलेक्शन में, तो वो सारे प्रायोरिटीज बताते हैं। और इसके साथ साथ जो की इश्यूज चल रहे होते हैं उसके बारे में क्या बताते हैं? सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं। ठीक है, इन मैनिफेस्टो में अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, यही सबके मैनिफेस्टो में आपको देखने को मिलेगा। सो गाइज, आप लोग जब भी वोटिंग करने जाएं, कोई भी जनरल इलेक्शन हो, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, डू रीड। आप लोगों से तो ये उम्मीद होनी चाहिए कि आप लोग अगर एक साउंड वोटर बनना चाहते हैं तो आप इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ के ही वोट करें किसी को भी। ठीक है, दिस इज माई एडवाइस टू यू गाइज, बिकॉज वी एंड यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, द नेक्स्ट इज, अभी यहाँ पे और एक चीज आपको पता होना चाहिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात कर लिए। अब देखिए, बीजेपी के पास तो क्योंकि नेशनल पार्टी है, ये आपके पास, इनके पास सिंबल है। कांग्रेस के पास भी अपना एक सिंबल है। अब भाई बहुत लोग हैं, जैसे जो जो लोग क्या लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम, जो लोग जो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू लड़ते हैं। अब जो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू लड़ते हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नगीना से, जैसे लड़ा चंद्रशेखर जी ने, और इसके साथ आपके पप्पू यादव जी लड़े थे पूर्णिया से। तो ये लोग क्या लड़े थे? निर्दलीय। दे वर नॉट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी एट दैट टाइम। तो उनके, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी कोई रजिस्टर्ड थी नहीं, तो उनके जो है जो सिंबल होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। और वो जो सिंबल होता है, एलोकेशन ऑफ सिंबल होता है, एंड इट इज एलोकेटेड थ्रू बाय रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ हिज कॉन्स्टिट्युएंसी।
अब ये देख रहे हैं आप, ये बहुत सारे होते हैं। ये लिस्ट में वैसे मैंने कुछ जो इमेजेस हैं आपके लिए निकाल के रखे हैं। ठीक है, तो ये सारे चीजें पॉलिटिकल पार्टीज ले सकते हैं, आइसक्रीम छाप, हेड छाप, जग छाप, केटली छाप। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कैंपेन हो गया, इलेक्शन सिंबल हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, पोलिंग डे। क्या आता है? पोलिंग डे। ये आप देख रहे हैं, पोलिंग का दिन आ गया। ठीक है, अब जो पोलिंग डे होता है वहां पे जो आपके पोलिंग स्टेशंस होते हैं वो जनरली क्या क्या होते हैं पोलिंग स्टेशंस? तो वो आपके होते हैं क्या? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, बहुत दिनों के लिए पोलिंग चलता है। मैंने पहले बता दिया, 7 चरण के चुनाव जैसे हुए थे वैसे ही होते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग जगह पोलिंग होती है। उसका रीजन ये होता है कि देखिए, अब इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पे बहुत काफी लोग जब वोट कर रहे हैं, करोड़ में पीपल आर वोटिंग, और इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, तब होता है सिक्योरिटी मेजर्स के कारण इनको फेजेस में डिवाइड किया जाता है। क्यों? टू डिप्लॉय द मिलिट्री। भाई मिलिट्री तो हमारे पास एक लिमिट में है ना, और सिक्योरिटी कौन देती है हमको? कभी भी इलेक्शन में मिलिट्री प्रोवाइड करती है। इसीलिए फेजेस में इलेक्शन कराए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझने के लिए मैं बता रहा हूं। क्यों आप लोगों को लगेगा ना एक ही दिन में क्यों इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं, तो दिस इज द रीजन। डिप्लॉय सिक्योरिटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू परफॉर्म फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, पीसफुल वोटिंग कराने के लिए। तो ये सारे आपके रीजंस हैं कि आपके इलेक्शंस जो होते हैं वो काफी फेजेस में होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इस साल काफी अच्छे से सजाया गया था सारे पोलिंग स्टेशंस को। उन्हीं में से एक पोलिंग स्टेशन है ये हमारे कांकेर का, पखांजूर का रेनबो मॉडल पोलिंग स्टेशन जो बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपके पोलिंग स्टेशन हो गए। इसके साथ अब पोलिंग स्टेशन के बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि इलेक्शन में आप जब जाते हैं, इलेक्शन में जब आप जाते हैं तो आप वोटिंग करते हैं। वोटिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, वहां होता है एक ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इस ईवीएम में आप जाके बटन दबाते हैं। तो बटन दबाने के पहले और पोलिंग स्टेशन घुसने के बाद जो प्रोसीजर होता है उसको हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आप लाइन पे लगते हैं, फिर आप एंटर करते हैं। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो सबसे पहले आप कहां जाएंगे? तो आप जाएंगे क्या? पोलिंग स्टेशन ऑफिसर 1 के पास। अब इनके पास आप जब देखे होंगे तो इनके पास एक पूरा लिस्ट होता है, इलेक्टोरल लिस्ट होता है। ठीक है, जिसमें सारे इलेक्टर्स का नाम होता है जो उस पर्टिकुलर बूथ में आके वोट कर सकते हैं। आप उनको क्या देंगे? पहचान पत्र देंगे, अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ भी। अब जैसे ही आप उसको देंगे तो और उसके साथ साथ आप देंगे इलेक्शन कमीशन के थ्रू मिला हुआ पर्ची आपको, जिसमें आपका सरल क्रमांक जो है आपका, जो आपका नंबर लिखा होता है। देन ही और शी विल सर्च, वो पूरा देखेंगे उसमें आपका नाम है कि नहीं, आपका आइडेंटिटी प्रूफ देखेंगे, और इसके बाद आपको वहां टिक करके आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप जाएंगे कहां? 2 नंबर जो बैठे हैं आपके, पोलिंग स्टेशन और पोलिंग ऑफिसर 2। अब ये जो पोलिंग ऑफिसर है, यहाँ पे जाने के बाद आपके हाथ में इंक लगाई जाएगी। ठीक है, इंक लगाई जाएगी, और कहां पे लगाई जाती है? उसको इनडिजिबल लिंक बोला जाता है, और वो लेफ्ट हाथ के आपके 4 फिंगर में लगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद ये एक आपको स्लिप देंगे, वो स्लिप को आप जाके देंगे यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे बैठे हुए पोलिंग ऑफिसर हैं, और वो स्लिप को रखने के बाद ईवीएम का जो बटन है उसको एक्टिवेट करेंगे। और आप ईवीएम को जैसे ही एक्टिवेट करेंगे, आप जाएंगे कहाँ? ईवीएम के पास, जो कि ये जगह है, ये ऐसा घिरा हुआ रहता है आपका सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए। और ये आपका है ईवीएम। ये क्या है? ईवीएम। इसमें आप जाएंगे, आप बटन प्रेस करेंगे जिसको आपको वोट देना है, और आपको एक बीप बजर का साउंड सुनाई देगा। और उसके बाद आपको वीवीपैट एक मशीन लगी होती है। क्या लगी होती है? वीवीपैट। तो उस वीवीपैट में आपको एक प्रिंट होके क्या दिखेगा? जिसको आपने वोट किया है उस पर्टिकुलर पार्टी का सिंबल दिखेगा, और उसके बाद आपका बजर बंद होगा, फिर आप बाहर निकलेंगे एंड आपका वोट यहाँ पे पड़ चुका है। तो दिस इज द प्रोसेस इनसाइड द पोलिंग बूथ। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ऑल्सो एक बूथ में 1200 वोटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और हर 2 किलोमीटर में एक बूथ होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन का रूल है। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों को समझ आ गया है। तो ये आपको देखिए, ये जो इंक है आपको ना लगाया जा रहा है, यही वो इंक है, इंडेलिजिबल इंक। और ये इलेक्शन में ये आपका ये होता है कि आपने वोट दे दिया है, इसका प्रतीक होता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज मीडिया कवरेज। द नेक्स्ट टॉपिक इज मीडिया कवरेज। इसके ऊपर काफी चर्चा होती रहती है हमेशा। तो इलेक्शन कमीशन जो होता है, मीडिया को कवरेज करने का बहुत ही
जबरदस्त मौका मिलता है इस पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि दे आर द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा इवेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीडिया के मेंबर हैं वो अपने अपने आईडी कार्ड बनवा सकते हैं कोई भी पोलिंग बूथ में जाने के लिए। ऑल्सो यहाँ पे जो बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं वो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल निकालते हैं, जो कि आपके स्क्रीन में एक एग्जिट पोल है इस पर्टिकुलर जनरल इलेक्शन का, जो कि आपका एग्जिट पोल इलेक्शन खत्म होने के आधी घंटा बाद ही लाया जा सकता है। जैसे कि आपका इस टाइम कब इलेक्शन खत्म हुआ, 1 जून को इलेक्शंस खत्म हुए, तो शाम को 6 बजे तक इलेक्शंस खत्म हुए, तो 6:30 के बाद ही इस साल आपको पता होगा कि देखिए इन जनरल 8 घंटे इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 8 आवर्स का वोटिंग इज कंपलसरी। बट आपने देखा होगा इस टाइम 8 बजे सुबह इलेक्शन चालू हो गए थे, 6 बजे इलेक्शन चालू हो गए थे 8 बजे, और इसके साथ खत्म हुए 6 बजे शाम के। तो इस साल आपने देखा होगा ज्यादा लंबा, 7 बजे चालू हो गए थे शायद सुबह, और शाम को 6 बजे खत्म हुए इलेक्शन। तो ज्यादा लंबा टाइम था, क्योंकि इस टाइम काफी हीट थी, हीट वेव टाइप के माहौल था, तो इसलिए तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जैसे आपका 6:30 इलेक्शंस खत्म हुए, तो 6:30 आपके एग्जिट पोल्स आते हैं, और ये आपके देख रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जिट पोल्स जो आए थे इस पर्टिकुलर इलेक्शन में। ऐसे ही एग्जिट पोल आएंगे, जो मीडिया का काम है, मीडिया वहां पे क्या करती है, सर्वे करके एग्जिट पोल्स को लाती है। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए 4 जून जो इस साल था, जिसमें आपका क्या हुआ था, काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो ये काउंटिंग ऑफ वोट्स होते हैं, जो कि हर एक बूथ के जो रिटर्निंग जो आपके पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो पीठासीन अधिकारी जिसको बोला जाता है, वो पीठासीन अधिकारी जो है सबके सब रात में आपके इलेक्शंस करवाने के बाद एक स्ट्रांग रूम बनाया जाता है, उस स्ट्रांग रूम में जाके सब जमा करवाते हैं क्या, अपने अपने ईवीएम मशीन्स को। अब वहां पे जिस दिन उसको फिर सील कर दिया जाता है। अब जिस दिन आपको पता होना चाहिए इलेक्शंस होने रिजल्ट्स आने वाले होते हैं, उस रिजल्ट वाले दिन इस जगह पे आरओ जाते हैं, और आरओ जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनके सामने, जो जनरली कलेक्टर आईएएस होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के, उनके सामने पूरा का पूरा क्या होता है, आपका काउंटिंग चालू होती है। तो ये आप देख रहे होंगे, देखिए काउंटिंग स्टाफ लिखा हुआ है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये आपका ऐसे लगा होता है टेबल नंबर 1 2 3 4। यहाँ पे ऑब्जर्वर होते हैं जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज के, और इसके साथ साथ आरओ होते हैं, और ये सारे ऑफिसर्स हैं, ये सारे टीचर ऑफिसर जो कि अलॉटेड होते हैं अलग अलग काम के लिए, वो आपकी क्या करा रहे हैं, इलेक्शन के वोटिंग को काउंटिंग कराते हैं। देन द रिजल्ट, जब ये काउंटिंग होती है तो फिर आता है फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट में आपने ये देखा होगा कि इस साल बीजेपी वॉज 240, कांग्रेस वॉज 99, समाजवादी वॉज 37, एंड तृणमूल कांग्रेस वॉज 29। ठीक है, और डीएमके वॉज 22। तो ये ऐसे आपके रिजल्ट्स आ गए। ये फिर पब्लिश होता है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिजल्ट्स को पब्लिश करती है। और इसके बाद जब रिजल्ट पब्लिश हो जाता है, तब आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होती है, उनको क्या देते हैं, न्योता देते हैं, क्या चीज के लिए, इलेक्शन मतलब आपका गवर्नमेंट बनाने के लिए। जैसे इस पर्टिकुलर इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी कौन दिखी 240 के साथ आपको, तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी वाज द बिगेस्ट पार्टी। सो मिस्टर मोदी जी वाज, आर पीएम वाज गिवन द चांस टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और वो जाते हैं और उन्होंने क्या है, अपने अलायंसेस के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म की। और ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये हो गया ओथ लेते हुए आपका जो नया जो आपका लोकसभा है उसका इमेज आपके स्क्रीन पे है। तो ये आपका इस लोकसभा पहुंचने तक का सफर था, जो इतना लंबा प्रोसेस पूरा होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं इसकी। अच्छा, इसके बाद भी आपको एक छोटा सा टॉपिक, इलेक्शन के जो है पिटिशन, जो जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कोई एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई जीत गया, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, उसके जो अपोजिशन में खड़े थे उनको ये समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो ही कैन पुट अ पिटिशन इन कोर्ट, और हाई कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट में केस चलता है। ठीक है, तो यहां तक का ये चीजें देख लिए। अब हम लोग देखते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इलेक्शन के लिए, तो आर्टिकल 81। कंपोजिशन क्या है, 543 टोटल मेंबर के लिए इलेक्शन हुए थे, और आपको ये पता होना चाहिए 550 स्ट्रेंथ है, 550 स्ट्रेंथ है हमारे इसकी लोकसभा की, बट 543 के लिए हुए थे। और कुछ जगह जो है कश्मीर और इन इलाकों में, पाक ऑक्यूपाइड एंड लद्दाख वाले रीजन में, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ा जाता है, ठीक है, सीट्स को। ऑल्सो द टर्म इज फॉर द 5 ईयर अंटिल डिसॉल्व बाय, ये तो मैंने समझा दिया। इलेक्शन प्रिंसिपल में 18 ईयर ऑफ एज एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये भी आपको समझा दिया। इलेक्शन प्रोसेस, हाँ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी
एक वोट भी ज्यादा पाता है दूसरे कैंडिडेट से, वो जीत जाता है। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन, ठीक है। यहाँ कोई 50% जिसका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक अलग होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे दो कैंडिडेट खड़े हैं, तीन कैंडिडेट खड़े हैं और 10 लाख वोट है। इन केस मैंने बता रहा हूं, एक वोटर पाया 4 लाख वोट, ठीक है, एक पाया 3,99,999 वोट, तीसरा जो बचे हुए वोट है वो पा गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक वोट ही भले प्लस है, ये कैंडिडेट वन, मगर ये कैंडिडेट विनर कहलाएगा। तो यही है फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज, आपको ये पता होना चाहिए क्या इलेक्ट, द मेजोरिटी क्या थी, 272 इज द मेजोरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है, 272 इज द मेजोरिटी, ठीक है। ऑल्सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी आ सकते हैं। 25 ऑफ जनवरी 1950 में क्या बना था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कंपोजिशन क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एक, और दो होते हैं क्या, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, और ठीक है, ईसी बोलते हैं जिनको, ठीक। इसके अपॉइंट कौन करता है इनको, तो ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आ गया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर। टेन्योर क्या है, 6 ईयर या 65 ईयर्स ऑफ एज, जो पहले आ जाए, या तो 6 साल के लिए बनेंगे, आज बनाए गए तो 6 साल, या फिर 65 ईयर्स की एज में वो रिटायर करते हैं, ठीक है। रिमूवेबल, रिमूवल कौन उनको निकाल सकता है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन रिमूव बाय प्रेसिडेंट बाय पार्लियामेंट्री रिजोल्यूशन, पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन पास होता है, उसके थ्रू इनको निकाला जा सकता है। और इलेक्शन कमीशन रिमूव्ड ऑन सीईसी रिकमेंडेशन, जो इलेक्शन कमीशन है उनको, जो चीफ इलेक्शन कमीशन रिकमेंड करेगा तो निकाला जा सकता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज, क्या काम क्या है इनका, तो काम मैंने बता दिया, कंडक्ट इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे इलेक्शन कराने का काम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है, ठीक है। सैलरी क्या होती है इनकी, तो सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आपको पता होना चाहिए। सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है जितने भी हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। देन पावर क्या है, सुपरवाइज इलेक्टोरल रोल, कंडक्ट इलेक्शन, सेटल इलेक्शन डिस्प्यूट, एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे एक टॉपिक चल रहा था, डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड रीजनल पार्टी, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफी रीजनल पार्टीज ने इस टाइम काफी ज्यादा सीट्स लेके आए, जैसे समाजवादी पार्टी, डीएमके, एआईडीएमके, काफी आपने देखे। तो आपको देखिए क्या डिफरेंसेस हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, जो नेशनल पार्टीज हैं, उसके बाद रीजनल। ये जो नेशनल पार्टीज होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं क्या, नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स को, और जो रीजनल होते हैं वो स्पेसिफिक स्टेट लेवल के पॉलिटिक्स को, जो स्टेट लेवल के इश्यूज होते हैं उन सारे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके साथ क्राइटेरिया क्या होती है, कैसे कोई एक पार्टी को हम क्या बोल सकते हैं, नेशनल पार्टी, और दूसरी पार्टी को हम बोल सकते हैं स्टेट की पार्टी, ठीक है। अगर आपको सेंट्रल पार्टी कहलानी है तो 6%, जो भी पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी है उसको मिनिमम 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स पाना होगा, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, और आप गुजरात ले लीजिए। इन केस मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इन 4 स्टेट में कोई एक, लेट से पॉलिटिकल पार्टी एक्स है, उस पॉलिटिकल पार्टी एक्स को इन 4 स्टेट में इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन लड़ने के बाद हर एक स्टेट में इनको 6% वोट पाने हैं, क्या पाने हैं, 6% वोट, किसमें, लोकसभा इलेक्शन में, जो अभी जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें, ठीक है। और अगर ये नहीं, दूसरा है, और असेंबली इलेक्शन एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, अगर ये नहीं कर सकते हैं तो 4 सीट में इनको लोकसभा में चुनाव जीतना है, ठीक है। कहीं से लड़े और 4 सीट पा गए तो वो नेशनल पार्टी कहला सकते हैं। द नेक्स्ट इज, और एक क्राइटेरिया कि वो जीत सकते हैं 2% ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा, ठीक है। उसमें ऊपर वाले में क्या था, 4 स्टेट में लड़ना, इसमें है 2% लोकसभा की सीट्स लड़िए फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। इसका मतलब 2% ऑफ 543 निकालेंगे तो आपको टोटल 11 सीट्स आपको पाने हैं, और 11 सीट्स कितने स्टेट से, 3 स्टेट से, ठीक है। लड़ के चुनाव 3 स्टेट में लड़े और 11 सीट्स पा गए तो भी आप नेशनल पार्टी कहलाएंगे। और एक है क्राइटेरिया आपका, क्या, रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट। तो 3 क्राइटेरिया मैंने बता दिए। पहला क्राइटेरिया था कि अगर आपको नेशनल पार्टी कहलानी है तो आपको 4 अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शन लड़ने हैं, उन 4 स्टेट में आपको भले ना जीते आप एक भी सीट, 6% हर एक स्टेट में आपको वोट्स पाने हैं। दूसरा क्राइटेरिया, आप
ठीक है 6% नहीं पा रहे हैं वोट, आप 4 स्टेट में लड़िए और आपको 4 पर्टिकुलर सांसद चाहिए, 4 एमपी चाहिए, तो भी आप नेशनल पार्टी है। एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज कि आप 3 स्टेट्स में लड़ते हैं चुनाव और आप 2% ऑफ द सीट्स ऑफ लोकसभा लाते हैं, जो कि 11 सीट्स। और चौथा भी है कि आप 4 स्टेट्स में लड़ते हैं और 4 स्टेट्स में आप स्टेट पार्टी कहलाते हैं, तो भी आप एक नेशनल पार्टी कहलाने लगेंगे। अब स्टेट पार्टी कहलाते हैं, तो स्टेट पार्टी कहलाने के लिए क्या क्या आपके चीजें चाहिए, तो देखिए, मस्ट सिक्योर 6% ऑफ वैलिड वोट्स एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन लेजिस्लेटिव। जैसे मानिए आपको एक छत्तीसगढ़ में आपको एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को छत्तीसगढ़ में इलेक्शंस लड़ने हैं, स्टेट इलेक्शंस, और उन पर्टिकुलर इलेक्शंस में 6% वोट, मतलब कहीं 100 लोग हैं तो 6 वोट आपके अंदर आने चाहिए हर जगह, ठीक है। तो वैसे आपको 6% वोट पाने हैं एंड आपको 2 सीटें जीतनी भी है, तब आप क्या कहला सकते हैं, स्टेट पार्टी कहला सकते हैं। ऑल्सो दे मस्ट सिक्योर, अगर दूसरा क्राइटेरिया है, दे मस्ट सिक्योर 6% ऑफ वैलिड वोट्स एंड विन एटलीस्ट 1 लोकसभा सीट। अब यहां क्या हुआ, देखिए इसमें क्या था, 6% वोट और 2 एमएलए की सीट्स। अब आप 6% वोट पाइए इलेक्शन लड़के और 1 लोकसभा की सीट भी ले आया, तो भी आप स्टेट पार्टी कहलाएंगे। इसके साथ साथ विन एटलीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स और एनी फ्रैक्शन देयर ऑफ अलॉटेड टू द स्टेट। मतलब कि जैसे 90 सीट्स है छत्तीसगढ़ में, तो इसका 6% सीट आप जीत जाते हैं, तो आपको क्या कहलाएंगे, आप लोकसभा स्टेट पार्टी कहलाने लगेंगे, ठीक है। ऑल्सो द लास्ट इज सिक्योर 8% के वोट और मोर वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट। आप एक भी एमएलए नहीं बना पाए, आप एक भी एमपीज नहीं बना पाए, बट आप 8% ऑफ द टोटल वोट पा गए हैं उस स्टेट में, उस पर्टिकुलर इलेक्शन में, तो भी आप स्टेट पार्टी कहलाएंगे। इसको अच्छे से आप लोग नोट्स प्रिपेयर करिएगा, अच्छे से जानकारी इसका रखिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, ठीक है। इलेक्टोरल सिंबल के बारे में मैंने बता दिया, सिंबल यूनिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि 2 नेशनल पार्टीज एक सिंबल नहीं रख सकती, बट 2 अलग अलग जगह की रीजनल पार्टीज एक ही सिंबल यूज कर सकती है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, फोकस किस में, ये भी हो गया। हाँ, चलिए एग्जांपल यहाँ आईएनसी, भारतीय जनता पार्टी, डीएमके, ये सारे, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, ये सब पार्टीज रीजनल पार्टीज हैं। तो गाइज हम लोगों ने इलेक्शन के बारे में थ्रू आउट पूरी चीजें पढ़ ली हैं, क्या इलेक्शंस हैं, कैसे इलेक्शंस हैं, सारी चीजें रिलेटेड टू द इलेक्शंस। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। ऑल्सो लाइक द क्लासेस, सब्सक्राइब द चैनल एंड गाइस शेयर विद द पीपल जिनको आपको लगता है इन जानकारियों से हेल्प मिलेगी कोई भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू।